नमस्ते विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान एमए फाइनल के भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें हम नीति निर्देशक तत्वों पर अध्ययन कर रहे थे और नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन वो के किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है उस पर हमने जानने का पिछले व्याख्यान में प्रयास किया था। और जैसे कि जाना कि कुछ समाजवादी तत्वों के रूप में जो जोड़े गए हैं नीति निर्देशक तत्व, वो क्या है जो कल्याणकारी राज्य को स्थापित करते हैं। दूसरे गांधीवादी जो तत्व हैं वो उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं और एसटी एससी के जो वर्ग है उसके लिए सुविधाओं की बात करते हैं। इसके अलावा बौद्धिक सिद्धांतों के रूप में भी इनको जोड़ा गया है, जो कि वैज्ञानिकता की तरफ दृष्टिकोण को ले जाते हैं और वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए समझ डेवलप करने की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो निर्देशक तत्व हैं उनके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, अर्थात उनको यदि लागू नहीं किया जाता है तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, उनको लागू करने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता है। तो एक संवैधानिक जो शक्ति होती है अनिवार्य रूप से लागू कराने की, वो शक्ति इनके पीछे नहीं है और इसी आधार पर कई प्रकार की इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। तो उन पर एक नज़र हम डालते हैं कि क्या आलोचना किस प्रकार से की जाती हैं। तो जो उस समय जो संविधान सभा कार्य कर रही थी और संविधान निर्माण हुआ था, उसी समय इसकी आलोचना करना संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया था। जैसे कि के.टी. शाह ने आलोचना की, नसरुद्दीन ने आलोचना की और टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने इसकी तीव्र आलोचना की और इन्होंने कहा कि ये एक तरीके से लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं की एक घोषणा पत्र है। ये जो है वो एक दिवालिया बैंक का चेक है, लागू करने के लिए इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये केवल उपदेश मात्र हैं। इस तरीके से उसी समय इसकी आलोचना की गई थी। तो ये आलोचना नीति निर्देशक तत्वों के बारे में की जाती है और इसके अलावा ये कहा जाता है कि ये तर्कहीन व्यवस्था है। ना तो ये तर्कसंगत तरीके से इनको वर्गीकृत किया है, न ही इनको व्यवस्थित किया है। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें रखा गया है और इनके साथ में जो कम महत्व के जो बेकार की जो बातें हैं उनको भी इनके साथ में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इनका एक इस तरीके से वर्गीकरण किया जाना चाहिए था कि जो महत्वपूर्ण जैसे सामाजिक आर्थिक मामले हैं उनके संबंध में विधि बनती है तो उनको एक अलग दर्जा दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जा सकती है। इसके अलावा ये इनको रूढ़िवादी तत्वों के रूप में भी इनको कहा जाता है। जैसे कि 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड का जो राजदर्शन था उसमें जो आदर्श बातें रखी गई थी, उन आदर्श बातों को इनके अंतर्गत रखा गया है। लेकिन इसमें ये कल्पना या ये ध्यान नहीं रखा गया कि 20वीं और 21वीं जो शताब्दी है उसके अंतर्गत इनका कुछ महत्व होगा कि नहीं, और इनमें किस प्रकार की नई चीज़ों को सम्मिलित किया जाए, इस तरीके का ध्यान इनके अंतर्गत नहीं रखा गया। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जा सकती है और की जाती है। फिर एक और इसके अलावा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके कारण शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, राष्ट्रपति और संसद के बीच में टकराव पैदा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जो केंद्र सरकार है वो इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश देगी, दूसरी तरफ यदि राज्य इनको लागू नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक बहाना मिल जाएगा वहाँ की सरकार को, राज्य की सरकार को बर्खास्त करने का। दूसरी तरफ जो राज्यपाल निर्देश देगा और जो मुख्यमंत्री है वो उन निर्देशों का पालन करे नहीं करे या सही तरीके से नहीं करे तो एक तरीके से बहाना मिल जाएगा कोई भी हस्तक्षेप करने का इनके माध्यम से। तो ये जो है वो इस जो टकराव की जो वातावरण है उसको पैदा करने में ये सहयोगी हो सकते हैं। तो इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है नीति निर्देशक तत्वों की।
किंतु इनकी कुछ उपयोगिता भी रही है। और जो 1950 से जब भारतीय संविधान लागू किया गया था, उस समय से लेकर के वर्तमान समय तक इनकी क्या स्थिति रही है, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि नीति निर्देशक तत्व केवल एक दिवालिया बैंक का चेक नहीं है, केवल उपदेश नहीं है, ये बहुत कुछ है और इनका पालन भी किया जाता है। तो इनकी उपयोगिता क्या है, इस पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का कार्य करते हैं, कल्याणकारी राज्य निर्मित करने के लिए निर्देश देते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए उद्देश्य देते हैं, दर्शन देते हैं। और इसके अलावा उचित जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसकी तरफ संकेत देते हैं। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन सब के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वातावरण बनाते हैं। और सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक क्षेत्र में न्याय हो, सामाजिक क्षेत्र में न्याय हो, और राजनीतिक क्षेत्र में तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं, पर ये आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र होना चाहिए, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। और ये जो चीज़ें हैं वो इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। तो एक तरीके से इनका उपयोग ये है कि ये एक अनुदेश हैं, निर्देश हैं राज्यों के लिए कि इन पर चल करके वो कार्य करें। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो मूल्य हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनकी तरफ इंगित करते हैं। और संविधान के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे संविधान निर्माताओं ने, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं और उन लक्ष्यों की तरफ राज्य को, शासन व्यवस्था को ले जाने का कार्य ये करते हैं। न्यायालय के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में न्यायिक प्रक्रियाओं, समीक्षाओं की वो संकेत करते हैं। इनके आधार पर न्यायालय जो है वो अपने विभिन्न जो विधियां बनी हैं, उन विधियों की समीक्षा कर सकता है, इनको ध्यान में रख करके, और उनके जो परिणाम है उन सबको जानने का कार्य कर सकता है। तो एक तरीके से जो न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जाती है, पुनरावलोकन किया जाता है, उन विधियों इनको ध्यान में रख करके उन विधियों का सही संगतता जानी जा सकती है। इसके अलावा राज्य की जो क्रियाएं हैं वो विधायिका और कार्यपालिका का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक पृष्ठभूमि ये बनाते हैं और न्यायपालिका के लिए दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का सही तरीके से जो कल्पना है उसमें आदर्श दिए गए थे, उन आदर्शों को स्थापित करने के लिए ये कार्य करते हैं, धरातल पर उतारने के लिए भी ये एक तरीके से कार्य करते हैं। और स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये स्थापित करने के लिए भी ये कोशिश करते हैं या प्रावधान करते हैं। इनके अंतर्गत इन सिद्धांतों पर यदि चला जाए तो निश्चित रूप से एक सच्चा लोकतंत्र न्याय व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता को सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और जो मौलिक अधिकार हैं उनके ये विरोधी नहीं हैं, ये एक तरीके से उनके पूरक हैं, उनका सहयोगी हैं और सच्चे अर्थों में मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में ये सहयोग करते हैं। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं या निभाते हैं, तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में और विदेश नीति के क्षेत्र में जो निरंतरता बनी रहती है, बनाए रखने में ये सहयोग करते हैं कि जो नीतियां हैं वो निरंतर चलती रहें, उनमें तारतम्यता बनी रहे, संगतता बनी रहे, उस के लिए ये सहयोगी वातावरण पैदा करते हैं। मूल अधिकार जो होते हैं
उनसे इनका टकराव ज़रूर होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि जो मूल अधिकार हैं उनके ये विरोधी हों या उनके बीच में आड़े आते हों। उनके ये समय के अनुसार उन मौलिक अधिकारों को एक वास्तविक रूप में जन सामान्य को दिलाने में सहयोग करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है और कल्याणकारी राज्य बनाने में ये सहयोग करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र भी आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से ही आ सकता है। इसके अलावा जो विपक्ष है वो उसको ये मौका देते हैं कि सत्ता पक्ष की वो आलोचना कर सकें या सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का एक मूल मंत्र ये देते हैं, क्योंकि ये यदि लागू नहीं होते हैं और इनकी योजनाएं नहीं बन पाती हैं, धरातल पर योजनाएं लागू नहीं उतर पाती हैं, उनके सही परिणाम और जन सामान्य के विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं, तो विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर इनको लागू करने के लिए दबाव बना सकता है, उनकी आलोचना कर सकता है, जो कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है। तो सरकार के जो कार्य हैं, नीतियां हैं, उनकी परीक्षा करने का, उनकी समीक्षा करने का एक मौका प्रदान करते हैं और इनके आधार पर ही किसी सरकार की जो कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उन सब की एक समीक्षा की जा सकती है, उनकी उपयोगिता सिद्ध की जा सकती है इनके आधार पर। सरकार के कार्यों में ये पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं कि आने वाले समय में कैसी नीतियां बननी चाहिए और जन सामान्य का विकास जो अब तक हो चुका है और आगे कौन सा विकास करने की आवश्यकता है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक दर्शन के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में एक वातावरण देते हैं, उद्देश्य देते हैं, लक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका कोई महत्व नहीं है यदि उनको न्यायिक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, उनको लागू नहीं होने पर चुनौती न्यायालय के अंतर्गत देने की शक्ति यदि नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका कोई महत्व नहीं है। इनका महत्व बराबर है और 1950 के बाद में जिस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है और मौलिक अधिकारों को सीमित भी करना पड़ा है इन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, तो ये इनकी महत्वता, इनकी संगतता, इनका जो मूल उद्देश्य है उसको दर्शाने का और संविधान में इनकी उपयोगिता बताने का कार्य करते हैं। और आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।